Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of November 2022. 14 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आंसर कीजिएगा और कितने आपने सही किए ये ज़रूर बताइएगा। एक टेस्ट हो जाता है ना कई बार कि अपन से कितना बनता है, तो वो थोड़ा टेस्ट ज़रूरी है डेली का। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसका स्टेटमेंट 1 है, द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर्स टर्म्स बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दूसरा स्टेटमेंट है, एशिया पैसिफिक स्टेट्स फॉर्म द सिंगल लार्जेस्ट रीजनल ग्रुप इन द काउंसिल। तीसरा स्टेटमेंट है, मेंबर्स आर इमीडिएटली एलिजिबल फॉर री इलेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग अ सिंगल टर्म। ये स्टेटमेंट्स आपने देखे। अब आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से हैं। तीनों स्टेटमेंट फिर से देख लीजिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। लेट मी टेल यू द आंसर। सबसे पहला स्टेटमेंट जो लिखा है कि जो द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म्स बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यहाँ पे गलती ये है कि इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लिख दिया, जबकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA इसको सेलेक्ट करती है, तो यहाँ पे इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, एशिया पैसिफिक स्टेट्स फॉर्म द सिंगल लार्जेस्ट रीजनल ग्रुप, ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप देखें तो अफ्रीकन जो नेशन है वो भी 13 हैं और एशिया पैसिफिक नेशंस भी 13, तो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप ये नहीं बनता। एशिया और अफ्रीका दोनों में ही 13 हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट ज़रूर सही है कि आपका मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग द सिंगल टर्म, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्डिंग टू एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के रिगार्डिंग दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द मेजरमेंट द पॉल्यूटेंट्स मेजर्ड बाय AQI इन द इफेक्टेड एरिया आर गिवन इक्वल वेटेज। अब देखो इसमें लिखा है कि द पॉल्यूटेंट जो मेजर होते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में, सबको इक्वल वेटेज दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, द AQI ट्रांसफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डेटा ऑफ पॉल्यूटेंट इनटू अ सिंगल नंबर ऑफ नोमेनक्लेचर एंड कलर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। अब इसमें जो पहला स्टेटमेंट देखो वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसमें 8, जैसे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पॉल्यूटेंट ले रहे हैं, तो वो उनका जो वेटेज है, वेटेज इज डिपेंडेंट अपॉन अ फॉर्मूला इन विच द वेट डिपेंड्स अपॉन द इम्पैक्ट द पॉल्यूटेंट हैज़ ऑन द ह्यूमन हेल्थ। उस पॉल्यूटेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, उसके बेसिस में उसको वेटेज दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इसको फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं सिंगल नंबर और एक सिंगल कलर में, जैसे कि हम देखते हैं कि 150, 160 कितना एयर क्वालिटी चल रहा है, उसका कलर भी होता है एक प्रॉपर। तो सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है ना। Garuda 7 is an air exercise carried out India with which of the following countries। तो Garuda 7 किसके साथ हमारी एक्सरसाइज है? ऑप्शंस आपके सामने, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और UAE। बहुत ही आसान सवाल है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी, फ्रांस। फ्रांस इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ। पहली जो न्यूज़ है वो है G20 समिट टू फोकस ऑन फूड एनर्जी सिक्योरिटी। पहली न्यूज़ क्या है? G20 समिट टू फोकस ऑन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आप सबको पता है कि गए हैं बाली, इंडोनेशिया, बाली में गए हैं फॉर G20 समिट ऑफ दिस ईयर। और आपको पता होगा कि 1 दिसंबर 2022 से अगले 1 साल के लिए जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास होने वाली है, क्योंकि जो नेक्स्ट समिट होगा G20 का वो इंडिया में होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहली बात। इसके अलावा जो इंडिया का जो जब प्रेसिडेंसी होगी तो इसमें जो मेन इश्यूज़ रहने वाले हैं वो जेंडर इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, एंड प्रोवाइडिंग अ ग्रेटर वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ इन इश्यूज़ ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड नीड फॉर अ रिफॉर्म्ड 21st सेंचुरी इंस्टीट्यूशंस। क्या क्या मुद्दे उठाएंगे? कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे? पहला तो इन्वायरमेंटल इक्वालिटी के बारे में, जेंडर इश्यूज़ के बारे में, प्रोवाइडिंग ग्रेटर वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ, greater voice for the global south, and issues of international economic cooperation and reformed 21st century institutions। अब मैं क्यों बता रहा हूँ इसको? इसलिए बता रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जब भी आपको आंसर राइटिंग करने के लिए आएगा, या G20 का रिलेवेंस लिखने के लिए आएगा, या इंडिया और G20 के रेफरेंस में कुछ आएगा, तो आप ये सब मुद्दे लिखेंगे। ये सब पॉइंट्स एक टेक्निकल पॉइंट्स हैं और ये सब काफ़ी अच्छा आपका आंसर को बनाते हैं। तो आई होप यू विल डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड देम इन योर आंसर। ठीक है। इसके अलावा लेट मी टेल यू सम फैक्चुअल न्यूज़ अबाउट G20 एज वेल। G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो ABC करके बताता हूँ मैं। A से है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। B से है ब्राज़ील। C से है कनाडा, चाइना। फिर DE से नहीं है। फिर F से है फ्रांस। फिर G से है जर्मनी। I से है इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। J से है जापान।
फिर के से है कोरिया, देन साउथ कोरिया है आपका, देन आपका मैक्सिको, देन रशिया, देन सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, देन टर्की, देन यूनाइटेड किंगडम, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा एक ग्रुप भी है जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। तो ये 20 मेंबर्स हो गए, जो मैंने गिने, ये 20 मेंबर्स हो गए। एंड G20 मेंबर्स बेसिकली अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड GDP एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। मतलब ये जो लीडर्स हैं ये एक साथ मिलकर के 80% ऑफ ग्लोबल GDP और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बनाते हैं एंड 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन भी बनाते हैं, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन भी बनाते हैं। तो ये एक बार फिर से बता दूं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। वैसे स्पेन को भी इनवाइट किया जाता है, ये भी एक आप याद रख सकते हैं, स्पेन इज ऑल्सो इन्वाइटेड, है ना, लेकिन 20 मेंबर्स ही हैं। नाउ द G20 वॉज फाउंडेड इन 1999, 1999 में G20 बना था आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 1999 में बनाया गया था G20। एंड इसके अलावा द G20 वॉज अपग्रेडेड लेटर टू द हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। एक्चुअली इसके 2 ट्रैक होते हैं, देयर आर 2 ट्रैक्स फॉर G20, जिसमें एक तो शेरपा ट्रैक कहलाता है, एक फिनेंस ट्रैक कहलाता है। वन इज द शेरपा ट्रैक एंड द सेकंड वन इज द फिनेंस ट्रैक। आप लिख लीजिए, 2 ट्रैक होते हैं, एक शेरपा ट्रैक होता है, एक फिनेंस ट्रैक होता है। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि G20 में कोई चार्टर या फिर एक सेक्रेटेरिएट नहीं है। G20 डज नॉट हैव अ चार्टर और अ सेक्रेटेरिएट, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग G20। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे ओखला बर्ड सेंचुरी का नाम आया, तो बस ये लोकेशन याद रखिएगा। ओखला बर्ड सेंचुरी ऑब्वियस सी बात है आपके ओखला वाले रीजन में, न्यू दिल्ली वाले रीजन में है, तो वहीं याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। आज चिल्ड्रंस डे है, ऑब्वियस सी बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। 14 नवंबर 1889, 14 नवंबर 1889 को इनको मिला था। एंड ही इज़ वन ऑफ द, ये भी आपको पता ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न एज वेल। एंड न केवल भारत रत्न बल्कि जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारे काम हैं जो आपने पढ़े होंगे, जो आप जानते होंगे। एंड डेफिनेटली इनके द्वारा लिखी गई किताबें आप ज़रूर पढ़िएगा ना, यू विल मतलब अप्रिशिएट द इंटेलेक्ट ऑफ दिस पर्सन। 20% ऑफ द फ्यूल यूज्ड इन ब्रिक किल्न्स टू बी फ्रॉम पैडी स्ट्रॉ। पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया रूल बना दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ब्रिक किल्न्स दैट दे विल यूज 20% ऑफ द फ्यूल यूजिंग द पैडी स्ट्रॉ। तो आप सबको पता होगा कि पंजाब में जो स्टबल बर्निंग की समस्या है उससे निपटने के लिए कुछ नए नए तरीके निकाल रही है पंजाब की गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है। एंड इसके लिए रिगार्डिंग मैंने कल भी परसों आपको बताया था कि ये केरला के साथ मिलकर के एक डील कर रहे हैं जिसमें फॉडर के रूप में सप्लाई करेंगे पैडी स्ट्रॉ। एंड अब एक नया इन्होंने बनाया कि जो ब्रिक किल्स है वहाँ पे 20% फ्यूल के रूप में आपको पैडी स्ट्रॉ यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगली जो न्यूज़ है वो है मारवाड़ी हॉर्सेस एक्सपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू सर्व इन बांग्लादेश प्रेसिडेंट्स एंटोराज। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के, उनका जो चैरियट है उसको खींचने के लिए मारवाड़ी हॉर्सेस को भेजे जा रहे हैं। 6 मारवाड़ी हॉर्सेस हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है टू बांग्लादेश। तो इट्स अ गुड थिंग। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में एक और नई चीज़ है, मारवाड़ी हॉर्सेज आर वेरी गुड ब्रीड ऑफ हॉर्सेज। एक्चुअली द इंडिजिनस ब्रीड्स, इंडिया की इंडिजिनस ब्रीड है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीड ऑफ इंडिया। मारवाड़ी, देखो लिखा भी है, मारवाड़ी हॉर्सेस आर वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रीड्स ऑफ हॉर्सेस एंड आर कंसीडर्ड टू बी मोस्ट एलिगेंट एंड एंड्यूरिंग ब्रीड अमंग ऑल, है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एलिगेंट एंड एंड्यूरिंग ब्रीड अमंग ऑल। और मारवाड़ी हॉर्सेज आर known for their elegance, beauty, gait and other features which are said to be incomparable with the other horse breed. तो that is the thing. मैं पता है आपको, मैं बैठा हूँ मारवाड़ी हॉर्स पे, मैं बैठा हूँ एंड डेफिनेटली दे आर वन ऑफ द बेस्ट हॉर्सेज इन द वर्ल्ड। मैं अब वर्ल्ड के दूसरे हॉर्सेस में तो नहीं बैठा हूँ, बट यस आई होप कि जिसमें मैं बैठा था उससे अच्छा और क्या ही होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग दैट कि उससे अच्छा नहीं मिलेगा आपको, है ना। एंड मूव करते हैं आगे, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। तो आज 2 एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला है बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन अराउंड प्राइवेट क्लाइमेट फिनेंस। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है, देखो सबसे पहले 2 मुद्दे हैं। देखो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, ये एक तो समझ में आ जाएगा आपको कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज से भी ज़्यादा ये क्लाइमेट फिनेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। क्लाइमेट फिनेंस की आवश्यकता क्यों है, तो हम कैसे लिखेंगे, राइट डाउन दिस हेडिंग पहले, क्लाइमेट फिनेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फिनेंस
फॉर क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे आगे लिखेगा वाई वी नीड क्लाइमेट फिनेंस, वाई वी नीड क्लाइमेट फिनेंस, वाई वी नीड क्लाइमेट फिनेंस। सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट जो वर्ड है वो आपको बोल रही है कि आप कोल का यूज़ ना करें, वर्ड आपको बोल रहा है कि आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ना करें। तो आप क्या करेंगे? यू विल हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यू विल हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ इन ऑर्डर टू मेक दैट ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन करने के लिए यू विल नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू विल नीड क्लाइमेट फिनेंस। ठीक है ना? क्लाइमेट फिनेंस की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आपको ट्रांजिशन करना है फ्रॉम कोल और या फॉसिल फ्यूल टू द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यू विल हैव टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टूवर्ड्स न्यूअर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, है ना? इसके अलावा जो न्यू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इनके मेंटेनेंस, इसके सेटअप ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत फिनेंस लगता है। दैट इज द रीजन व्हाई। इसीलिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं उनको लिए भी आपको क्लाइमेट फिनेंस चाहिए और इस ट्रांजिशन के लिए भी। तो ये पहला तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब क्लाइमेट फिनेंस के लिए क्या किया गया था? तो 2009 में एक प्रॉमिस किया गया था। सबसे पहले इसके बाद लिखिएगा कि 2009 में COP जब 15 चल रहा था 2009 में, तो एक प्रॉमिस किया गया था, कोपेनहेगन में था, कोपेनहेगन समिट बोलते हैं इसको, कोपेनहेगन समिट। तो यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन देंगे, $100 बिलियन देंगे। लेकिन वो $100 बिलियन का प्रॉमिस आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। इसके बीच में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, चाहे वो OECD की रिपोर्ट हो, चाहे ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो। हालांकि OECD की रिपोर्ट ने थोड़ा गलत डेटा दिया था, लेकिन ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने उस डेटा को सही करते हुए बताया कि केवल $20 बिलियन के आसपास तक दिया गया है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है केवल अभी तक $20 बिलियन तक ही मोबिलाइज कर पाई है, उसके अलावा उन्होंने नहीं किया है। ये भी $20 बिलियन रोगा के और कहीं कहीं बिट्स एंड पीसेस में किया, जिसके कारण इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना? तो दैट इज थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तो ये हो गया। तो क्लाइमेट फिनेंस का पहला तरीका तो ये था कि डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू आए, है ना? अब दूसरा तरीका ये कि जो आपके यहाँ आपकी कंट्री में खुद के जो प्राइवेट फाइनेंसेस हैं, मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, है ना? क्योंकि पब्लिक फाइनेंस कब तक आप कर पाओगे? यू देयर इज अ लिमिटेशन इन द पब्लिक फाइनेंस, बट इफ यू इंक्लूड द प्राइवेट सेक्टर इन दैट, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर दो और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी आप ये करने लगो, तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मतलब मनी इन हैंड्स फॉर द क्लाइमेट चेंज प्रिवेंशन एंड ऑल। तो ये एक तरीके हो गए। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? पहला हमने कहा कि व्हाई वी नीड क्लाइमेट फिनेंस, सेकंड वी सॉ हाउ कैन वी गेट क्लाइमेट फिनेंस, है ना? और अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो NCQG बनाया गया नया एक न्यू देयर हैज़ बीन अ न्यू लिमिटेशन दैट हैज़ बीन डिसाइडेड, है ना? और कहा जा रहा है कि 2024-2025 तक ये भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। अब इन्होंने कहा कि अब बिलियंस ऑफ डॉलर से काम नहीं चलेगा, नाउ दे विल नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर US और ये सब कंट्रीज प्रॉमिस कर रही हैं, इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब $100 बिलियन का प्रॉमिस आज तक इतने मतलब लगभग COP 15 के बाद, अगर COP 21 के बाद अगर हम देखें, यानी कि 2015 के बाद अगर हम देखें, तो लगभग 7 साल बीत चुके हैं, बट इवन आफ्टर 7 years दे हैव नॉट फुलफिल्ड द प्रॉमिस ऑफ इवन $100 बिलियन द डेवलप्ड कंट्रीज, एंड जबकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इन ऑर्डर टू शेयर दैट, है ना? तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दैट दे विल बी फंडिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फॉर दैट क्लाइमेट एनर्जी चेंज एंड ऑल, है ना? तो सिंपल सी बात यहाँ पे ऑथर ने यही कहा है कि COP 27 तक हम आ चुके हैं, COP 27 तक, लेकिन अभी तक द प्रॉमिस ऑफ दैट $100 बिलियन हैज स्टिल नॉट बीन फुलफिल्ड, दैट स्टिल हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। और इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, रिपोर्ट्स पे भी ये देखा गया है कि दैट प्रॉमिस हैज नॉट बीन फुलफिल्ड बाय द डेवलप्ड कंट्री, चाहे वो ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो, चाहे वो OECD की रिपोर्ट हो, दोनों ही रिपोर्ट्स का यहाँ पे वर्णन किया गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दे हैव नॉट बीन डन। ठीक है ना? ऐसे में ऑथर ने ये भी कहा कि जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जो डेट रिडन कंट्रीज हैं, जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जहां पुअर क्रेडिट रेटिंग है, वहां पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी अडेप्टेशन के लिए फाइनेंसेस की, वहां बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और वहां पे बहुत चैलेंजिंग है कि वहां पे प्राइवेट फाइनेंस एक्सेस किया जा सके, मतलब वहां पे बहुत मुश्किल है कि प्राइवेट फाइनेंस, कोई प्राइवेट फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति हो। तो इसलिए वल्नरेबल, डेट रिडन और लो इनकम कंट्रीज में तो और ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उनको डेवलप्ड कंट्रीज के मार्फत या डेवलप्ड कंट्रीज के माध्यम से आप उनको फिनेंस प्रोवाइड करिए। तो जो वल्नरेबल है, डेट रिडन है और लो इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो दूसरा माध्यम हम देख रहे थे, यानी कि जो प्राइवेट माध्यम से हम देख रहे थे कि फंड्स मिल जाएं, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर दीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड ऑल, है ना? तो दैट इज द रीजन वाई कि क्यों वहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फिनेंस का प्रोविजन। ठीक है ना? एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे हैव डिस्मली फेल्ड, मतलब एक तरीके से फेल हुई हैं इन ऑर्डर टू मीट द $100 बिलियन गोल
फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टुवर्ड्स द डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑल। एंड ये अब कहा जा रहा है कि अब ये पहले 2020 तक पूरा होना था, अब ये 2025 तक के लिए उन्होंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना, अब आप देख लो कि इस तरीके से इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। एंड दो COP26 जो था, ग्लासगो जो था, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज एक क्लाइमेट फिनेंस डिलीवरी प्लान लेकर के आई थी, CFDP क्लाइमेट फिनेंस डिलीवरी प्लान लेकर के आई थी। और वो प्लान तो है, लेकिन अब देखते हैं कि हाउ कैन दे फुलफिल दैट, है ना, इफ़ दे आर एबल टू फुलफिल दैट प्लान एज वेल और नॉट, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो द सिनेरियो इज़ नॉट वेरी गुड, हालांकि, लेकिन वी विल हैव टू कीप वेटिंग फॉर दैट, वी विल हैव टू कीप वेटिंग वेदर दे विल बी एबल टू परफॉर्म दैट नॉट। तो कुल मिलाकर के बात वही कि यस, द नीड इज देयर। नीड केवल प्राइवेट फिनेंस की नहीं है, नीड तो वैसे पब्लिक फिनेंस की भी है। तो पब्लिक फिनेंस, प्राइवेट फिनेंस प्लस फिनेंस फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, ऑल विल बी नीडेड इन ऑर्डर टू फाइट फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। तो चाहे वो क्लाइमेट फिनेंस के लिए आप पब्लिकली आप उसको दीजिए, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से दीजिए, या फिर आप डेवलप्ड कंट्रीज के माध्यम से लीजिए, बट फिनेंस की जरूरत तो पड़ेगी। एंड अनटिल एंड अनलेस दैट इज प्रोवाइडेड, आई डोंट थिंक द फाइट फॉर द क्लाइमेट change will stop, will be very successful, है ना। तो that is the thing which is important. Saving the precious, अब यहाँ पे और दूसरा जो एडिटोरियल है वो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको बताया भी था। अगर आप वेबसाइट खोले TEMScience.com तो वहाँ पे इस रिपोर्ट के बारे में काफ़ी एनालिसिस भी किया है मैंने। तो अगर आप देखो तो रिसेंटली जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि जो ग्राउंड वाटर स्टोर्ड है पूरी कंट्री में वो लगभग 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है ना, 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। और जिसमें से एक्सट्रैक्टेड क्वांटिटी जो है वो 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। ठीक है ना, तो 437.60 बिलियन क्यूबिक मीटर्स में से एक्सट्रैक्टेड कितना है, 239.16 बिलियन क्यूबिक मीटर। अब इसी तरीके के असेसमेंट की रिपोर्ट 2020 में भी आई थी। इनफैक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था उसमें, है ना। तो जब 2020 में ये रिपोर्ट आई थी तब ये बताया गया था कि लगभग हमारी कंट्री में 436, तब हमारे पास 436 बिलियन क्यूबिक मीटर था, और उसमें से 245 एक्सट्रैक्टेड था, मतलब ज़्यादा एक्सट्रैक्टेड था और रिसोर्सेज भी कम थे। ठीक है ना। वहीं पे 2022 का जो असेसमेंट है वो ये बताता है कि जो एक्सट्रैक्शन है ये लोएस्ट है सिंस 2004, 2004 के बाद ये सबसे लोएस्ट एक्सट्रैक्शन, 18 सालों का सबसे कम एक्सट्रैक्शन ग्राउंड वाटर का आपको 2022 में देखने को मिला है। ठीक है ना, फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। ठीक है ना। अब ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का जो डिक्रीज है तो वो क्या इंडिकेट करता है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये इंडिकेट करता है बेटर वाटर मैनेजमेंट। दिस इंडिकेट्स बेटर वाटर मैनेजमेंट। लेकिन बट एक रिपोर्ट है जिसको हम नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कहते हैं, नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये कहती है कि इंप्रूवमेंट इज ओनली मार्जिनल। ये जो इंप्रूवमेंट है केवल मार्जिनल है, एंड बहुत सारे मेथडोलॉजी के चेंजेस के कारण भी ये इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो मार्जिनल चेंज में बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, वी हैव टू इम्प्रूव फर्दर। मतलब ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन अभी भी हो रहा है, चेंजेस बहुत मार्जिनल है, और ये मार्जिनल तो कई बार मेथडोलॉजी के चेंज के कारण या फिर इस कारण से भी चेंज हो जाता है कि सर्वे कैसे किया गया है, कैसे कंडक्ट किया गया है, कौन सा स्टेट कर रहा है ना, कौन से वाटर रिसोर्सेज को लिया गया है सर्वे के दौरान। तो कुल मिलाकर के ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑन इम्प्रूविंग द ग्राउंड वाटर कंडीशन एंड ऑल। इसके अलावा जो हमारे ओवर एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी के ब्लॉक्स हैं लगभग 14% है। 14% मतलब कि इनका ये कहना है कि जब 14% के आसपास ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल है तो मतलब कि ये ऑलरेडी लास्ट ईयर जैसा ही चल रहा है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक अभी भी 14% के आसपास है, पहले भी 14% के आसपास थे। और जो मेजरली ग्राउंड वाटर से एक्सप्लॉइटेशन से अफेक्टेड स्टेट्स हैं वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। कौन कौन सी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड है क्रिटिकल ग्राउंड वाटर लेवल जहाँ पर है, वो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ पे डिप्रेस्ड वाटर टेबल है। एंड अदर एंडेंजर्ड ब्लॉक्स जो हैं वो राजस्थान, गुजरात में है, जहाँ पे एरिड क्लाइमेट है, वो भी रीजन है। एरिड क्लाइमेट के कारण राजस्थान, गुजरात में भी हैं कुछ जगह, और कुछ जगह फाइनली कुछ पार्ट्स हैं वो हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के, जहाँ पे इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिस्टलाइन वाटर स्टोरिंग एक्विफर्स का, वहाँ पे भी ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी थोड़ा लो है। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट।
एंड बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर आपको इस तरीके से रोकना है। अगर हम ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी को देखें, ड्राफ्ट नेशनल वाटर पॉलिसी रिकमेंड की गई है जिसमें कहा गया है कि जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल शुगर केन एक वाटर गजलिंग क्रॉप है ना, राइस पैडी एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, तो वहाँ से हमको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम वाटर गजलिंग क्रॉप्स टू सम लेसर वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप्स एंड ऑल, एंड रिसाइकल करना पड़ेगा फ्रॉम जो इंडस्ट्रियल वाटर है उस मतलब वहाँ से फ्रेश वाटर को हमको रिसाइकल करना पड़ेगा। रिसाइकल करेंगे तो हम उसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। एंड वाटर ऑट नॉट टू बी कंसिडर्ड अ फ्री प्राइवेट रिसोर्स बट वन हुज कॉस्ट मस्ट बी मेजर्ड एंड बॉर्न इक्विटेबली। वाटर को हमको एक प्राइवेट रिसोर्स समझना बंद करना होगा और उसको अनलिमिटेड समझना बंद करना होगा और उसको हमको इक्विटेबली यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंडिया में, बहुत ही पॉलिटिकल सब्जेक्ट है इंडिया में वाटर, अगर आप देखें तो वहीं पे वाटर का जो प्रिवेंशन है, वाटर का जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स एस्पेक्ट्स। अच्छा आर्टिकल था, आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं दूसरे पार्ट पे। लेट्स मूव अहेड। न्यू रेगुलेशंस फॉर अवॉर्डिंग पीएचडीज। अब नए रेगुलेशंस ला दिए गए हैं पीएचडीज के लिए। कौन कौन से चेंजेस हैं, देखो एक साथ लिख लो, पहले सिनॉप्सिस समरी टाइप के लिख लो कौन कौन से चेंजेस है। पहला तो एबोलिशन ऑफ एमफिल। एमफिल का रिक्वायरमेंट जो है वो एबॉलिश कर दिया गया है। एमफिल विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड फॉर पीएचडी एंड ऑल। देन इसके अलावा रिलैक्सिंग द कोर्स वर्क फॉर ऑब्टेनिंग पीएचडी। जो कोर्स वर्क किया जाता था, मतलब क्या क्या करना है आपको, उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं। तो द कोर्स वर्क हैज़ बीन रिलैक्स्ड फॉर ऑब्टेनिंग the PhD and allowing candidates to register for a PhD after finishing a 4 year of graduation program have been this step। मतलब आप PhD के लिए जा सकते हो by just finishing your 4 years of graduation program and all, ठीक है ना। तो that is the thing which is important and देखते हैं क्या चेंजेस हैं थोड़ा डिटेल में। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवॉर्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 रिलीज़ किया गया है। उसमें जो नोटेबल चेंजेस हैं मैं आपको बता दूं एक एक करके। सबसे पहली बात, जो पहले एक मैंडेटरी रहता था कि आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ेगा इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल, आपको एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना होगा इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल, वो रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। दिस इज अकम्पनीड बाय कंप्लीटली एबॉलिशिंग एमफिल। एमफिल की रिक्वायरमेंट आप कंप्लीटली एबॉलिश कर दी गई है। पहले इसको एमफिल को गेटवे माना जाता था, पीएचडी का गेटवे माना जाता था, ठीक है ना। एंड दिस हैज़ बीन डन इन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है एकेडमिक का, वो भी रिवाइज कर दिया गया है। एंड the candidate can register after completing a 1 year or 2 semester master's degree program after a 4 year or 8 semester bachelor degree program, or a 2 year or 4 semester master's degree program after a 3 year bachelor degree program with at least 55% or of its equivalent marks। मतलब कि देखो क्या क्राइटेरिया हो गया है, ऊपर जो लिखा तो थोड़ा सा हट करके है, या तो आपने 3 साल की डिग्री की हो प्लस 2 साल का मास्टर, या आपने 4 साल की डिग्री की हो या 1 साल का मास्टर प्लस 1 साल का मास्टर, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये आप अगर जोड़ दें तो ये क्राइटेरिया बना दिया गया है। 55% के मार्क्स भी, हाँ 55% के मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा और भी कोर्स वर्क, जैसे मैंने आपको बताया जो कोर्स वर्क है वो थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है। पहले बहुत सारे क्रेडिट्स और बहुत सारे रिसर्च मैथडोलॉजी इसके साथ जुड़ी हुई थी, बट अब जो रिसर्च पेपर वाली क्राइटेरिया है वो हटा दिया गया है और इसको काफ़ी ज़्यादा ओपन एंडेड बना दिया गया है। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट ये रहेगी, मतलब काफ़ी ओपन एंडेड इसको कर दिया गया है। इसके अलावा पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दे कैन बी असाइंड 4 to 6 hours ऑफ वीक्स ऑफ टीचिंग पर रिसर्च असिस्टेंटशिप फॉर कंडक्टिंग द ट्यूटोरियल और लेबोरेटरी वर्क एंड एवेल्यूएशन, ये सब चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा यूजीसी नाउ अलाउज पार्ट टाइम पीएचडीज ऑल्सो। इसके अलावा लिख लीजिए पार्ट टाइम पीएचडीज भी अलाउ कर रहा है, प्रैक्टिस विच वॉज डिसअलाउड अंडर 2009 एंड 2016 रेगुलेशन। तो पार्ट टाइम पीएचडी पहले डिसअलाउड थी लेकिन अब उसको फिर से अलाउ कर दिया गया है। एंड इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक रिसर्च वर्क आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद रिसर्च वर्क ले सकते हैं। दे कैन मेक अ प्रेजेंटेशन एंड प्रोड्यूस अ ड्राफ्ट डिसर्टेशन ऑन थीसिस, वो फिर एक ड्राफ्ट डिसर्टेशन भी दे सकते हैं अपनी थीसिस के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन जो पब्लिश करनी थी रिसर्च पेपर वाली कंडीशन वो हटा दी गई है। नाउ यू डोंट हैव टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी, इज़ नॉट मैंडेटरी एनी मोर। क्योंकि पहले इसमें पे टू पब्लिश करके प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कुछ लोग पे कर रहे थे पब्लिश करने के लिए, कुछ लोग प्लेगरिज्म कर रहे थे, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे थे दूसरे का कंटेंट एंड ऑल, ये सब चीज़ें उसको चेंज करके, है ना। और इससे क्या है, स्टूडेंट भी थोड़ा और मोटिवेटेड रहेंगे, है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड
कुछ कंसर्न्स भी आ रहे हैं, जैसे कि एक प्रोफेसर थोराट है, उनका ये कहना है कि अगर आपने एमफिल डिसकंटिन्यू कर दिया है ना, अलॉन्ग विद इंट्रोडक्शन ऑफ अ 4 ईयर बीए कोर्स, आपने 4 ईयर बीए कोर्स कर दिया एंड 2 ईयर एमए कोर्स कर दिया विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस एंड ऑल, तो इट विल हर्ट द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स जिनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो लॉन्गर ड्यूरेशन कोर्सेज की फ़ीस भर सकें, है ना। हो सकता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन कोर्सेज की फ़ीस ना भर सकें एंड दे विल हैव टू एग्जिट अर्लियर, तो उनको पहले ही एग्जिट करना पड़ेगा। तो इससे क्या आएगा कि जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनका काफ़ी नुकसान होगा जॉब मार्केट में, है ना। इसके अलावा 4 ईयर बैचलर कोर्स विल अलाउ सम स्टूडेंट्स टू परस्यू मास्टर्स अब्रॉड विदाउट स्टडिंग फॉर 1 more year, द अदर्स विल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। मतलब एक तो 4 ईयर का जो बैचलर कोर्स है उससे इनको एडवांटेज मिलेगा कि वो मास्टर्स बाहर भी कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए, उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। एंड वही वाली बात है, लेकिन यूजीसी का ये कहना है कि ये यंग स्टूडेंट्स को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा रिसर्च के लिए एंड ऑल, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर दैट मैटर, है ना। ऐसा नहीं है। एक कंसर्न जो मेजर है वो ये है कि जो स्कॉलरशिप और फेलोशिप है फॉर पीएचडी स्कॉलर्स वो घटती जा रही है ना। वो घटेगी तो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए फेलोशिप और रिसर्च जो फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। अगली है, वाई हैज़ फ्रांस एंडेड इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन साहेल। साहेल रीजन क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूँ। तो एक तो साहेल रीजन आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये सहारा है, जब आप जाए देखेंगे, जैसे ये मान लो ये आपका अफ्रीका है ना, ये आपका अफ्रीका है, दिस इज़ द मैप ऑफ अफ्रीका, यहाँ पे आपका सहारा रीजन है। सहारा के जो नीचे की कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कोट आइडिवोर, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये सब जो कंट्री है, नाइजर, ये सब थोड़े थोड़े पार्ट में है, ये सब साहेल रीजन का हिस्सा है। दीज आर द कंट्रीज ऑफ साहेल, मतलब सदर्न सहारा, एक तरीके से आप समझ लीजिए सदर्न सहारा, ठीक है ना। अब सहारा रीजन में फ्रांस का एक ऑपरेशन चलता था, लिख लीजिए, द नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज ऑपरेशन बारखाने इन अफ्रीका, ठीक है ना। तो द नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज ऑपरेशन बारखाने, ठीक है ना। बारखाने अफ्रीका में चल रहा था। इस ऑपरेशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे साहिल रीजन में। पहला, टू लिबरेट माली फ्रॉम द इंसर्जेंसी, माली रीजन को इंसर्जेंसी से मुक्त करना था ऑफ द इन द नॉर्थ एंड साउथ, एंड टू सी थ्रू काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन वेस्टर्न अफ्रीका। तो जो वेस्टर्न अफ्रीका है वहाँ पे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, तो ये ऑपरेशन बरखाने फ्रॉम फ्रांस, ठीक है ना। नाउ ऑपरेशन बरखाने वॉज परसीव्ड एज अ फेलियर। नाउ अभी तक ये फेलियर के रूप में जाना जाता था, तो इसीलिए वहाँ पे एंटी फ्रेंच जो सेंटिमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई फ्रांस का विड्रॉल इस रीजन से करना पड़ा फ्रांस को अपने आप को, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज़ द न्यूज़, दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आर डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट। अब यहाँ पे डेटा लोकलाइजेशन की बात चल रही है। सबसे पहली बात तो डेटा लोकलाइजेशन होता क्या है, लेट मी टेल यू। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे जिन कंट्रीज़ में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लो डेटा का ट्रांसफ़र जो कंट्रीज़ में बाहर की कंपनीज काम कर रही हैं और डेटा ट्रांसफ़र कर रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सपोज करो फेसबुक ने इंडिया में काम किया, अब इंडिया का डेटा कहीं और, वहाँ पे फेसबुक के सर्वर होंगे अमेरिका में, वहाँ तक डेटा जा रहा होगा। तो जिन कंट्रीज़ में भी डेटा बाउंड्रीज़ के अक्रॉस ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पर कंट्रीज़ कई बार एक रिक्वायरमेंट रख देती हैं कि हमारा जो लोकल डेटा है वो आपको लोकली मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि लोकल सर्वर्स में, जैसे इंडिया का डेटा आपको इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा, इंडिया के ही सर्वर में कहीं पे। तो ये जो कंडीशन है टू स्टोर द डेटा लोकली, ये कहलाती है डेटा लोकलाइजेशन। अब मैं आपको इस एडिटोरियल का एक जस्ट बता देता हूँ। देखो इस एडिटोरियल में जो लिखा गया है, क्यों डेटा लोकलाइजेशन किया जाता है, वाई डू वी नीड डेटा लोकलाइजेशन। सबसे पहली बात, डेटा सिक्योरिटी के लिए, द नीड फॉर डेटा लोकलाइजेशन इज डेटा सिक्योरिटी। सेकंड, डेटा प्राइवेसी के लिए, डेटा प्राइवेसी। थर्ड है टू बेटर मैनेज एंड सर्वेलेंस ओवर द डेटा। ऑब्वियस बात है, गवर्नमेंट चाह रही है यहाँ डेटा रखो, तो इसका मतलब गवर्नमेंट सर्वेलेंस करना चाहती है, तो डेटा के ऊपर सर्वेलेंस करने के लिए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग, दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स जो कि हैं रिगार्डिंग टू डेटा लोकलाइजेशन। अब इसके अलावा कौन सी क्या दूसरी कंट्रीज में ऐसा करती हैं? यस, यूरोपियन यूनियन का जो GDPR है, यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अपने आप में GDPR में ही ये चीज़ होती है। तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन में भी ये चीज़ की जाती है कि वो डेटा का एक कॉपी अपने पास EU में रखवाते हैं, बोलते हैं EU में रखो, ठीक है ना। दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट देयर।
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ऑथर ने कही कि इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। यस, निगेटिव इम्पैक्ट हैं, जैसे कि ये डीमोटिवेट करता है बिजनेसेस को इन ऑर्डर टू ऑपरेट इन द कंट्रीज जहाँ पे ये डेटा लोकलाइजेशन हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनको एक नया रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है ना, उनको वहाँ पे भी डेटा रखना है, तो डीमोटिवेट करता है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ख़त्म करता है, कहीं ना कहीं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अगेंस्ट जाता है। तीसरा इसका नुकसान ये है कि इसमें जो कॉस्ट है, सर्वर चूँकि अब उनको मेंटेन करना पड़ेगा, तो कॉस्ट काफ़ी ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो बिजनेसेस की ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। एंड इसी कारण से जो मार्केट है वो हिंडर होता है, लोकल मार्केट भी और ग्लोबल मार्केट दोनों ही हिंडर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जिस साइज़ की पॉपुलेशन है और जितना बड़ा कंज्यूमर बेस है, यस इंडिया में रिक्वायरमेंट है डेटा लोकलाइजेशन की। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड द नीड फॉर डेटा लोकलाइजेशन इज़ वेरी एसेंशियल। अगर अभी हम देखें तो रिसेंटली एक डेटा प्रोटेक्शन का बिल भी आया था जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उसको विड्रॉ कर लिया गया है, तो फॉर द टाइम बिंग दिस रिक्वायरमेंट हैज़ शिफ्टेड फॉर सम टाइम, लेकिन ये ज़रूरी है ना। अब हमको ये देखना चाहिए कि ऑथर ने यहाँ पे सोल्यूशन बताया कि जब दोनों में ही प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। द सोल्यूशन इज मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, जहाँ पे आप सारे स्टेक होल्डर्स मिल करके डेटा कोलैबोरेशन कोऑपरेशन का कुछ स्कीम बनाइए, एंड उस ग्लोबलाइजेशन अप्रोच इसका नाम दिया गया है, ग्लोबलाइजेशन अप्रोच इन द डिजिटल स्पेस, जहाँ पे आप डेटा शेयरिंग करिए, कुछ तरीके से आप उसको शेयर ज़रूर करिए, कोलैबोरेट करिए, कोऑपरेट करिए। एंड डेटा लोकलाइजेशन की अगर बहुत ज़्यादा नीड है किसी स्पेसिफिक सेक्टर में, किसी स्पेसिफिक कोर्स में, जैसे आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर के लिए मैंडेटरी किया है ना, कि भैया वो डेटा की कॉपी रखेंगे, तो ठीक है, मैंडेट आप बैंकिंग सेक्टर हो गया तो सेक्टर स्पेसिफिक आप जा सकते हैं, एंड डेफिनेटली दीज थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट प्रेजेंट इन द इंडियन ओशन। अब इंडियन नेवी का कहना है, इंडियन नेवी का जो IMAC है यानी कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, सबसे पहले तो IMAC क्या है, इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर है। 2012 में अप्रूव हुआ था, 2014 में ऑपरेशनलाइज हुआ था, याद रखिएगा इंडियन नेवी का है ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर। 2012 में अप्रूव हुआ था, 2014 में काम करना शुरू किया था, और लोकेटेड है गुरुग्राम में लोकेटेड है, एंड इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर मैरीटाइम डेटा फ्यूजन। मैरीटाइम डेटा फ्यूजन के लिए ये नोडल एजेंसी है जो कि डेटा रखती है, ठीक है ना। अब इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर भी है, इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर जो कि IFC IOR इंडियन ओशन रीजन के लिए बनाया गया था, एंड इट वाज सेटअप इन IMAC ओनली। इट वाज सेटअप इन IMAC 2018-19 2018-19 में इसको सेटअप किया गया था, इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर को अंडर द IMAC ओनली, एंड इट इज़ एक्टिंग एज अ रीजनल इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन बॉडी। जो इंडियन ओशन रीजन है उसके लिए एक रीजनल इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन बॉडी के रूप में काम करती है, ठीक है ना। एंड दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत अलग अलग कंट्रीज़ के लाइजनिंग ऑफिसर्स भी यहाँ पे हैं इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर एंड ऑल में। अब यहाँ पे जो मेजर इशू ऑथर ने यहाँ पे बताया वो है कि इंडियन नेवी ने ये देखा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे इलीगल एंड अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग कर रही हैं, IUU फिशिंग जिसको बोलते हैं। IUU फिशिंग क्या होती है, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग बोलते हैं इसको। ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रीजन के अंदर वाले रीजन में हो रही है, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड रीजन में हो रही है ये, ठीक है ना। अब चाहे वो चाइना के वेसल्स हों, चाहे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के हों, चाहे बहुत सारे ऐसे फिशिंग वेसल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं। दिस हैज़ बीन सेड बाय द इंडियन नेवी ओनली। और अगर आप अनक्लॉज को देखें, अनक्लॉज यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है, वो कहता है कि जो कोस्टल नेशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर एड्रेसिंग द इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग इश्यूज विद इन देयर रिस्पेक्टिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो EEZ के अंदर वो खुद ही रेगुलेट करेंगे। एंड वही वाली बात है कि इसके अलावा रीजनल कुछ फिशिंग मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे इंडियन ओशन के लिए इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन है, और सदर्न इंडियन ओशन फिशरीज एग्रीमेंट है विच इज़ रेगुलेटिंग अंडर द मैंडेट ऑफ अनक्लॉज। ये रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम कर रही हैं टू मॉनिटर IUU फिशिंग ऑन द हाई सीज, ठीक है ना। EEZ के अंदर तो जो कोस्टल कंट्री है वही करेगी, लेकिन इसके अलावा कुछ रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट के भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इंडियन ओशन ट्यूना कमीशन और सदर्न इंडियन ओशन फिशरीज एग्रीमेंट, जो कि ऑपरेट कर रहा है अंडर द मैंडेट ऑफ अनक्लॉज, ठीक है ना।
दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पे दो मेन रेगुलेशंस हैं ग्लोबली ऑन इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग। दो ग्लोबल रेगुलेशंस भी हैं। एक है द केप टाउन एग्रीमेंट एंड दूसरा है द एग्रीमेंट ऑन पोर्ट्स स्टेट मेजर्स। याद रखिएगा, ये इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग के रिगार्डिंग दो रेगुलेशंस हैं, लिख लीजिए इसको। पहला है द केप टाउन एग्रीमेंट एंड दूसरा है एग्रीमेंट ऑन पोर्ट्स स्टेट मेजर्स, एग्रीमेंट ऑन पोर्ट्स स्टेट मेजर। एंड इंडिया दोनों का ही सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया इज नॉट द सिग्नेटरी ऑफ बोथ ऑफ these agreements। तो ये आप चीज़ें याद रखेगा। I hope you got clarity regarding that as well। That is it for the day, friends. I hope you liked the video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.